अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में जरबेरा की सफल खेती से किसान ने ली अच्छी आय। अधिक दूध प्राप्त करने के लिए पशुओं के प्रबंधन पर किसान का अनुभव। अधिक फलों के लिए सेब के नए बागों में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। पॉली हाउस में जरबेरा की खेती आज के समय में अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है। इसकी खेती से मिलने वाले लाभ को देखते हुए प्रदेश के किसानों का रुझान जरबेरा की तरफ काफी बढ़ रहा है और इसी के तहत आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान दीपक कुमार से, जो कि पॉली हाउस में जरबेरा की खेती कर प्रति माह 60 से 70 हजार की आय अर्जित कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो जरबेरा की खेती किस प्रकार से करते हैं। प्रगतिशील किसान दीपक कुमार पॉली हाउस में जरबेरा की खेती कर स्वयं तो अच्छी आय प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ ही वहां बेरोजगार युवकों को भी रोजगार दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इनकी सफलता को देखते हुए आसपास किसान भी पॉली हाउस में अब खेती करने को प्रेरित हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार, पॉली हाउस के अंदर मैं जरबेरा का खेती कर रहा हूँ। ये पॉली हाउस हमारा 1000 स्क्वायर मीटर में है, जो 25 डेसिमल के एरिया में होता है। इसमें मेरा 5000 प्लांट आता है जरबेरा का, जो मैंने बेंगलोर से टिश्यू कल्चर प्लांट मंगवाया था। इसमें जो मैंने बेड बनाया है वो अपने थ्रू और अपने साथ में कुछ लेबर लेके बेड बनाया है, जिसका बेड का चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, बेड का ऊंचाई 45 सेंटीमीटर और बेड का जो पथवे है बीच में चलने के लिए, जाके हम फ्लावर हार्वेस्टिंग कर सकें, पत्ता निकाल सकें, वो मेरा है 40 सेंटीमीटर। इसमें मेरा ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, फॉगर सिस्टम लगा हुआ है, कूलिंग पैड है, फैन पैड है, ताकि गर्मी के दिनों में हम ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो उसमें हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। इसके लिए जो टेम्परेचर हमको जरबेरा के लिए चाहिए वो दिन में जो है 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और नाइट में हमारा 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जरबेरा की खेती हम जैसे करते हैं, तो हमने बेड बना दिया। बेड के बाद उसमें जो बीच में हमको कुछ मिक्स करना होता है, जैसे राइस चावल का भूसी होता है, वर्मी कंपोस्ट और अन्य कुछ दीमक पाउडर और चीटी पाउडर, इसको हम यूज़ कर लेते हैं, बेड बना देते हैं। उसके बाद हम प्लांटेशन करते हैं। प्लांट से प्लांट की दूरी हमारी होती है 30 सेंटीमीटर और जो बीच में हम एक जो 60 सेंटीमीटर का बेड है तो उसमें हम 2 रो लेंगे, तो हमारा जो रो से रो एक बेड पे डबल लाइन लेंगे, उसका जो दूरी है वो हमारा 35 सेंटीमीटर होता है। अभी आपने दीपक कुमार से सुना कि जरबेरा के फूल उत्पादन के लिए बेड तैयारी से लेकर पौधारोपण तक के कार्यों को करने के लिए कौन कौन सी तकनीकों का ध्यान देना पड़ता है। अब इनसे जानेंगे कि पॉली हाउस में खड़ी जरबेरा से अधिक और अच्छे फूल उत्पादन के लिए फसल का प्रबंधन कैसे करते हैं। ये हमारा 2014 में प्लांटेशन हुआ था दिसंबर में। हम इस प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो हम 4 से 5 साल तक हम इसको प्रोडक्शन लेते हैं और इन दिनों में इसको पूरा 1 साल हो चुका है। हमारा प्रोडक्शन प्लांटेशन करने के 3 महीने के बाद में प्रोडक्शन शुरू हो गया था। इसको आज 1 साल हो चुका है।
इसमें हम कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे 19-19-19, 3045, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, केमिकल, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन और 1261 प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जैसे हमारा 5 प्लांट है तो हम डेली इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा बेड हमारा गीला हो गया है तो हम उसको एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के उसके बाद हम इसमें ड्रिप चला सकते हैं। इसमें गर्मी के दिनों में कुछ ज़्यादा ही माइट्स आता है, वाइट फ्लाई आता है, तो उसके लिए हम केमिकल यूज़ करते हैं। एसीफेट, रिजेंट, लेनेंट, ओमाइट, ये माइट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। वाइट फ्लाई के लिए हम एसीफेट, रिजेंट, ये सब हम यूज़ करते हैं। लेपिडो यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड, हम हफ्ते में फंजीसाइड का ड्रेंचिंग करते हैं प्लांट में, जो बाविस्टीन जैसे और डाइथेन M45 हुआ, इसको हम ड्रेंचिंग करते हैं। हर महीने में हम 1 से 2 दफ़ा इसका रैकिंग करते हैं, ताकि जो मिट्टी है जो गीला होकर जम गया है उसमें थोड़ा सा हवा का होता रहे, हवा मिट्टी जो खुला हो जाता है। इससे क्या है कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा निकलता है। और कभी कभी जैसे आपका पत्ता नहीं फेंक रहा है प्लांट, तो हम उसमें 19-19 का भी ड्रेंचिंग कर देते हैं, तो उसमें क्या है कि आपका नया पत्ता आने लगता है। किसान भाइयों, ये तो बात हुई फसल के प्रबंधन की। अब इस फसल से प्राप्त तैयार फूलों का बाजार में अच्छा भाव मिले, इसके लिए दीपक कुमार फूलों को तोड़ने के बाद इनका प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, जानते हैं उन्हीं से। एक दिन छोड़ के जो हम एक दिन फूल का हार्वेस्टिंग करते हैं, उसमें क्या है कि हमारा जब यहाँ से फूल टोटल हार्वेस्ट निकल के उसको तुरंत पानी में डाल देते हैं, ताकि वो नीचे जो हमारा स्टिक है उसके अंदर में हवा प्रवेश ना करे। अगर वो हार्वेस्ट करने के बाद में तुरंत पानी में नहीं डालेंगे तो उसमें हवा प्रवेश कर जाएगी, तो स्टिक जो है आपकी थोड़ा सा डाउन हो जाएगी। अगर उसमें हम उसको तुरंत हार्वेस्ट करके पानी में डाल देंगे, उसके बाद निकाल के उसको पैकिंग करेंगे, तो उसमें आपका स्टिक एकदम खड़ा रहेगा। वो जो है आपका 6 से 7, 8-10 दिन तक वो आपका टिका रहेगा। इसमें क्या है कि हम पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के लिए आपको एक पॉली बैग आता है और रबर आता है। हम जो मार्केट में जो मांगता है कि इसको हमको बंडल बना के हम इसको मार्केट भेजते हैं। एक बंडल में हमारे 10 पीस होते हैं फ्लावर के। पैकिंग करने के बाद फिर उसमें रबर लगा के उसका पूरा पैक करके, और नीचे से अगर स्टिक आपका कम बढ़ती हो रहा है तो उसको नीचे लेवल करके कट कर देते हैं। ज़्यादा स्टिक कट नहीं करना, ताकि आपका स्टिक जो है छोटा हो जाएगा, क्योंकि लंबा स्टिक का मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। पॉली हाउस में झरबेरा की खेती करने से दीपक कुमार को कितनी लागत लगानी पड़ी और इन्हें इससे कितना लाभ हुआ? जब ये प्रश्न इनसे पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब कुछ इस प्रकार दिया। जैसे कि हमारा 5 प्लांट है, एक प्लांट से हम पर मंथ जो है 4 फूल लेंगे, तो 5-20 हमारा फ्लावर हो गया महीने में। और एवरेज अगर निकालें मार्केट का तो हमारा 5 रुपया रहेगा, तो 20-25 हमारा 1 लाख की मंथली इनकम हो गई। उसमें से हमारा लेबर कॉस्ट, फर्टिलाइज़र कॉस्ट और मार्केट स्टाफ, इलेक्ट्रिक बिल, ट्रांसपोर्टिंग, अगर एनीबॉडी जो भी हमारा एक्सपेंस है उसको सब निकाल के 30,000 निकाल के हमारा 70,000 मंथली इनकम बच जाता है। यदि आप में से कोई किसान झरबेरा फूल की खेती करना चाहता है तो वो दीपक कुमार की तरह तकनीकों को अपनाकर प्रति माह लाखों की आय अर्जित कर सकते हैं। डेयरी व्यवसाय को अपनाकर प्रदेश के ज्यादातर किसान काफी मुनाफा कमाते हैं, और इन्हीं किसानों में से आज हम आपको मिलवा रहे हैं हरियाणा के जिला करनाल के एक सफल किसान राम किशन से, जिन्होंने डेयरी व्यवसाय से अच्छा खासा मुनाफा ही नहीं बल्कि कई पुरस्कार भी प्राप्त कर लिए हैं। तो वो इस डेयरी व्यवसाय से किस तरह से जुड़े और उन्होंने अपने पशुओं का प्रबंधन कैसे किया है, आइए जानते हैं उनकी इस सफलता की कहानी को उन्हीं से। हरियाणा का किसान काफी प्रगतिशील है। खेती के साथ साथ किसान अन्य उद्योगों को भी अपना रहा है। ऐसे ही एक किसान से ईटीवी की टीम ने मुलाकात की, जिसने पशुपालन के उद्योग को अपना पेशा बनाकर दुग्ध उत्पादन में कई आयाम स्थापित किए हैं। हमने छोटे ही एक हरियाणा गवर्नमेंट के उससे ना एक डेयरी का काम किया था। 2 साल लिया था मैंने हरियाणा गवर्नमेंट से लोन। उससे फिर मतलब हमने लिया, बेचा, दूध बेचते हैं डेली, अच्छा प्रॉफिट है इसके बारे में। हरियाणा गवर्नमेंट मतलब बहुत ही योगदान दे रही, सब्सिडी भी दी, और उसके बावजूद दूध से अच्छा काम हो रहा है। डेयरी उद्योग से किसान दुग्ध उत्पादन कर
अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। सरकार द्वारा भी किसानों को डेयरी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इतना ही नहीं, किसी कारण से पशुपालक को नुकसान हो जाता है तो सरकार उसके नुकसान की भरपाई के लिए सब्सिडी भी मुहैया करवाती है। करनाल जिले के संगोही के रहने वाले किसान रामकिशन ने 2 साल पहले सरकार से ऋण लेकर डेयरी उद्योग स्थापित किया था। डेयरी उद्योग से रामकिशन को काफी मुनाफा भी मिला। दूध उत्पादन करके रामकिशन को सरकार द्वारा पुरस्कार भी मिल चुका है। तकरीबन 2 साल पहले किया था और मेरे पास उस टाइम 15 पशु थे, 5 गायें थी, 10 भैंसें थी। उससे वो बेनिफिट मिल रहा है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी थी 2.5 लाख रुपए और कई स्कीम में मतलब अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है इससे। अभी मतलब दूध और कई डंगरों का तो इनाम भी मिल चुका है मेरे को। पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे की भी रामकिशन जानकारी दे रहे हैं। खाने के लिए उनको सबसे पहले तो हरा चारा और सूखा भूस देते हैं, उसके बाद दाना देते हैं 2 टाइम इनको। अगर किन्हीं कारणों के चलते पशु बीमार पड़ जाए तो पशु चिकित्सकों की मदद भी आसानी से मिल जाती है। हमारे यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट का बड़ा डॉक्टर बैठता है, वो उससे ही मतलब सारे काम होते हैं। 2 साल से काम शुरू कर रखा है और इसमें कई तरह के मतलब अच्छे प्रॉफिट, कई अच्छी नस्लों के डंगर आते हैं जिससे मतलब उनके बच्चे भी लोग बछड़े जो अच्छी नस्लों के होते हैं उनके अच्छे दाम से बिक जाते हैं। नहीं, उनके बच्चे अलग से जब बड़े हो जाते हैं लोग वैसे ही ले जाते हैं, अच्छे रेट दे देते हैं वो भी। उन्होंने छोटे किसानों से अपील की है कि वो डेयरी उद्योग से जुड़कर प्रतिदिन आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल हरियाणा गवर्नमेंट ने इनके बीमे की बढ़िया योजना बनाई है। अगर परमात्मा ना करे, अगर 19-20 कुछ हो जाता है तो उसको भी मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। डेयरी उद्योग से किसान दुग्ध उत्पादन कर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। दूध हमारे यहाँ पर डेयरियाँ हैं 2-4, उनमें ही वही अपने आप खुद यहाँ से घर से ले जाते हैं। डॉक्टर साहब पीछे आए थे करनाल से, उन्होंने दूध मतलब आड़ा था, भैंसों पे भी नाम मिला और गायों पे भी बहुत बढ़िया वो मिला है। एक गाय पे तो 20,000 रुपये इनाम मिला है साहिवाल में। किसान अपनी खेती के साथ साथ डेयरी उद्योग लगाकर दूध से काफी मुनाफा कमा सकता है, क्योंकि किसान को अपने खेतों में पशुओं को खिलाने वाला चारा भी कम लागत पर मिल जाता है। इसको चारा ये देते हैं जी जो अपना इस टाइम सीजन के हिसाब से बरसम या मतलब थोड़ा भूस, फिर खल दाना अच्छी तरह देते हैं। 2 टाइम नहवाते हैं इसको। सर्दी के इस मौसम में पशुपालक का कहना है कि इस मौसम में पशुओं की ज्यादा से ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। इसके अलावा पशुओं को चारे में खल, बिनौला, चूरी, गुड़ आदि दिया जाता है। इसके अलावा पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए हल्का गर्म पानी पिलाते हैं। साथ ही पशुओं के बच्चों का इस मौसम में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पशुपालकों का साफ कहना है कि अधिक सर्दी होने पर पशुओं को बांधने वाले स्थान पर धुआं किया जाना चाहिए, जिससे पशुओं को जुकाम नहीं होता। इसके अलावा पशुओं को सर्दी न लगे, इसके लिए वे गर्म पानी में गुड़ मिलाकर उसे पिलाते हैं। इन पशुओं की जी हम रात को यहीं पर सोते हैं, एक नौकर सोता है। तो जैसे भी ये जब ये 2.5 साल की कटड़ी है, अभी आज ब्याज या कल मुर्रा नस्ल की है, बहुत अच्छी है और ये लगभग 15 लीटर दूध क्रॉस पहले ब्यांत में कर जाएगी। अगले ब्यांत में तो ये कम से कम है 20 लीटर दूध के करीब देगी। किसान अपनी खेती के साथ साथ डेयरी उद्योग लगाकर दूध से काफी मुनाफा कमा सकता है, क्योंकि किसान को अपने खेतों में पशुओं को खिलाने वाला चारा भी कम लागत पर मिल जाता है। हाँ, खेती भी है, खेती से ही तो सब कुछ होता है। खेती के साथ साथ ही तो इनको मतलब फ्री घास में फ्री बराबर मिल जाता है खेत से, और इनको मतलब डाल के हम दूध अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और लगभग जब ताजी ब्याई होती है 16-17 लीटर दूध मतलब ऊपर क्रॉस ही कर देती है। और उसके मतलब जो कटड़ू होते हैं 1 साल में ही लोग उसको ले जाते हैं, लगभग मतलब 10-15 हज़ार का 1 साल का उसका बच्चा बिक जाता है। क्योंकि यहाँ पर डेयरी में मतलब सारे बच्चे बंद हैं तो बहुत भीड़ हो जाती है, इस करके लोग अच्छी नस्ल के बच्चों को जल्दी ले जाते हैं। और दूध भी उसका 1-2 बार डॉक्टर भी आए, उन्होंने आड़ा भी है, मतलब उसके अंदर पॉइंट भी ज़्यादा है, मक्खन निकलता है बहुत ज़्यादा है। नहीं, इसकी क्रॉसिंग हमारे यहाँ पर यहाँ डॉक्टर है हरियाणा गवर्नमेंट के बड़े, तो उनसे वही आते हैं और अच्छे इंजेक्शन देते हैं, तो मतलब अच्छा बच्चे होते हैं उनसे पैदा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच
राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हिमाचल प्रदेश में हमारे जिन किसानों ने सेब के नए बाग लगा रखे हैं, वो अपने बागों की कटाई छटाई और उसमें किए जाने वाले आवश्यक कार्यों को किस तरह से पूरा करें ताकि आगे चलकर किसानों को अपने बागों से अधिक और गुणवत्ता युक्त फलों की प्राप्ति हो सके। इसके बारे में अपने सुझावों को बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार चंद्रा। सेब के बाग हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में बहुतायत से पाए जाते हैं और जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, इस समय हमारे किसानों को अपने बागों की कटाई छटाई आदि कार्यों को पूरा करने की जरूरत होती है। इन कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से पूरा करने के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव बांडियाल ने बताया कि सर्दियों के महीनों में जब पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं और पौधे सुप्तावस्था में यानी डोरमेंसी में चले जाते हैं, उसमें पर हम पौधे की काट छांट का कार्य करते हैं। जो पौधों में काट छांट की गतिविधि हम करते हैं, उसका जो उपयुक्त समय है वो दिसंबर और जनवरी के महीने में है, क्योंकि इसमें पौधे सुप्तावस्था में यानी डोरमेंसी में होते हैं और इनके में रस का संचालन नहीं हो रहा होता है। डॉक्टर संजीव बांडियाल ने बताया कि जब हम पौधे को किसी बगीचे में लगाते हैं, उसके पहले साल से लेकर तीसरे साल तक हम उसकी काट छांट करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पौधे में सीधी तथा मजबूत टहनियों का विकास करना है ताकि वो आपको लंबे समय तक अच्छी क्वालिटी के फल दे सके। उन्होंने बताया कि जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले वर्ष की बढ़ोतरी आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी शाखाएं दोनों तरफ से निकलती हैं। तो जब हम इसकी ट्रेनिंग यानी कि काट छांट पहले साल करेंगे तो इसमें चारों ओर 3 से 5 शाखाएं रखेंगे, बाकी शाखाओं को हम निकाल देंगे ताकि जो शाखाएं बचें वो अच्छी तरह से बढ़ोतरी कर सकें। ये शाखाएं चारों दिशाओं में फैली होनी चाहिए और इनके बीच में लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे साल में इन शाखाओं पे जो सेकेंडरी शाखाएं आती हैं, उनमें से हम 3 से 4 शाखाएं रखेंगे और इससे अगले साल भी इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। सेब के पौधे को सही आकार देने तथा उस आकार को सुनिश्चित बनाए रखने के बारे में बताते हुए कहा कि तो जो आकार हमने सेब के पौधे का 1 से 3 साल में मॉडिफाइड लीडर सिस्टम बनाया है, उसके ऊपर फलों को सुनिश्चित करने के लिए हर साल हमें उस आकार को बनाए रखने के लिए प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। बड़ी शाखाओं की कटाई छटाई करने के बाद किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जब हम बड़ी शाखाओं को काटते हैं तो उसके ऊपर जो गहरे जख्म बन जाते हैं, उनके ऊपर हम मशोबरा पेंट या चौबतिया पेस्ट जरूर लगाएं, जिससे जो कैंकर की बीमारी जो शुरू हो जाती है कुछ फलों में, उससे हम बचाव कर सकें। दूसरी बात, जब हम बड़ी शाखा या टहनी को निकालते हैं, अगर हम ऊपर से उसको काटते हैं तो उसमें पेड़ की छाल के छिलने की संभावना बनी रहती है। इस संभावना से बचने के लिए बड़ी शाखा को निकालते समय हम एक कट नीचे से लगा लें और उसके बाद उस शाखा को ऊपर से निकालें ताकि छाल जो है वो ना छिलके ना निकले उसके। तो इस तरह से जब हम पौधे की काट छांट करते हैं तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हर एक पौधे में हर साल अच्छी गुणवत्ता के फल लगेंगे। इसके अतिरिक्त जो एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि जो काट छांट है वो किस्म के अनुसार भी हम करें, यानी कि जो स्टैंडर्ड किस्में हैं जैसे रॉयल डिलीशियस है, जैसे रेड डिलीशियस है, इनकी जो काट छांट है वो स्पर किस्में जैसे रेड चीफ है, ऑरिगन स्पर है, सुपर चीफ है, इनको उसमें से भिन्न होती है, क्योंकि
जो स्पर किस्में हैं उनमें टहनियाँ ज़्यादा ग्रोथ नहीं लेती हैं, इनमें ज़्यादा स्पर लगते हैं, तो स्पर किस्मों में कांट छांट की आवश्यकता थोड़ी कम रहती है अगर हम इसका कंपैरिजन करें स्टैंडर्ड किस्मों से। और जो स्पर है उसकी जो जीवन है लगभग 3 से 5 साल तक रहता है। इसके बाद उस नए स्पर तैयार करना ये भी प्रूनिंग का हिस्सा है। तो अगर हम लगभग 10 से 15% स्पर जो हैं वो हर साल बदल दें, यानी कि उनको रिन्यू कर दें, आप अपने सेब के बगीचे में हर साल अच्छी गुणवत्ता के फलों की जो पैदावार है वो ले सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल, जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। आइए हम चर्चा करते हैं मैनुअल टाइप सोलर पैनल के बारे में। इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। ये कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय सूर्य की सीधी किरण में सोलर पैनल को रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। ये एक स्थायी संरचना होती है, अर्थात इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संशोधित संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिस तरफ रहता है उस दिशा में घूम जाता है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है तथा ये संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है, परंतु इसका मूल्य थोड़ा ज्यादा होता है। आजकल
अनुदान की जहाँ तक बात है तो दिल्ली सरकार से MNRE बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनसे 30% की अनुदान तो है आज, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। उसमें प्लेट की जहाँ तक बात है तो प्लेट हर तरह का उपलब्ध है। सोलर पैनल जो होना चाहिए कम से कम 230 वाट का रहे तो कम पैनल लगेगा, कम जगह लेगी और एक कॉम्पैक्ट होगा, छोटे जगह में भी हम सोलर लगा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक फूलों के लिए पॉली हाउस में झरबेरा की फसल में किए जाने वाले कार्य। सर्दियों के मौसम में दुधारू पशुओं की कैसे करें देखभाल। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।